हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। सदिशों के योग के भाग में आज हम लोग विश्लेषणात्मक विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग ग्राफीय विधि पढ़े हैं। उसमें मुख्य रूप से दो विधियां, एक सदिशों के योग के त्रिभुज विधि और एक सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज विधि। बाद में त्रिभुज विधि का विस्तारित रूप बहुभुज विधि था। त्रिभुज विधि में था जिसमें हम एक बिंदु से प्रारंभ करके पहले एक सदिश खींचते थे, जहां वो समाप्त होता था उसके शीर्ष से दूसरा सदिश खींचते थे और पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे वाले सदिश के अंतिम बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती थी वह हमारा परिणामी बताती थी दो सदिशों के योग का। त्रिभुज विधि का ही विस्तारित रूप बहुभुज विधि था, पॉलीगन मेथड, जिसमें हम एक के बाद दूसरा वेक्टर, दूसरा जहां समाप्त हुआ वहां से तीसरा प्रारंभ किए, इस तरह से वेक्टर खींचते जाते थे। और बाद में हम पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम वाले वेक्टर के अंतिम बिंदु यानी शीर्ष को मिलाने वाला जो सदिश होता था वो हमारा परिणामी बताता था उन सभी सदिशों के योग का। समांतर चतुर्भुज विधि में क्या था, दोनों वेक्टरों को हम एक ही बिंदु से प्रारंभ करते थे और मान लो एक वेक्टर प्रारंभ हुआ, दूसरा ऐसे गया, फिर उन दोनों से हम एक समांतर चतुर्भुज की रचना करते थे। अब समांतर चतुर्भुज की रचना करने में जो बाद में शीर्ष मिला वो हमारा दोनों वेक्टरों का जो सह प्रारंभिक बिंदु है, जहां से दोनों वेक्टर प्रारंभ हुए थे, और उसके सामने वाला शीर्ष, इनको मिलाने वाला सदिश हमारा सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज विधि थी। तो इनके विस्तृत विवरण में हम लोग वापस फिर नहीं लौट रहे हैं, क्योंकि पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने इनके बारे में बात की है। आज हम लोग बात करेंगे गणितीय विधियों की, विश्लेषणात्मक विधियों की। तो उसमें मुख्य रूप से दो हिस्से हैं, एक जब हम घटक के रूप में हमें वेक्टर के मान दिए हुए हों, दूसरा कोज्या नियम। घटक के रूप में क्या है, जैसे मान लो x, y और z जो परस्पर समकोणिक लंबवत अक्ष हैं, उन अक्षों के अनुदिश मान लो कोई वेक्टर हमारा इस तरह से दिया हुआ है कि वेक्टर a का मान ax i कैप प्लस ay j कैप इस रूप में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है i कैप अगर x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, y कैप j कैप y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है, तो ये हमारा वेक्टर a का x की दिशा में घटक हुआ। इसको आप ऐसे कह सकते हो कि वेक्टर a मान लो ax और ay इन दो दिशाओं में घटकों के योग के बराबर। अब यही हमारा ax इसके बराबर हो जाएगा और ay इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, अब हमारे वेक्टर अगर इस रूप में दिए हों, मान लो एक वेक्टर ये है, ठीक, दूसरा बी वेक्टर मान लो दिया है कि बी एक्स आई कैप है प्लस बी वाई जे कैप है, यानी उस बी वेक्टर का एक्स अक्ष की दिशा में घटक बी एक्स है और वाई अक्ष की दिशा में घटक बी वाई है। फिर हमको निकालना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना होगा। तो अगर इस रूप में हमको दिए हुए हैं तो हम संगत घटकों को जोड़ लेंगे। संगत घटक का मतलब ए के एक्स अक्ष के दिशा के घटक को बी के एक्स अक्ष की दिशा के घटक से जोड़ लीजिए, ए के वाई अक्ष के घटक को बी के वाई अक्ष के घटक से जोड़ लीजिए, तो वो हमारा होगा उनके परिणामी। मान लो इनके परिणामी को हम रिजल्टेंट आर वेक्टर से व्यक्त कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप और फिर वाई अक्ष वाले घटक ए वाई प्लस बी वाई और जे कैप। ये हमारे परिणामी के घटक हुए। अब यहाँ पर जैसे हमको लिख सकते थे, ये परिणामी का आर एक्स दिशा में घटक है, ये परिणामी का वाई अक्ष की दिशा में घटक है, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे ना कि ये परिणामी का एक्स घटक इतना, वाई घटक इतना। इसी तरह से हमारे पास अगर दो से अधिक वेक्टर होते तो उसके भी घटक को जोड़ लेते, या ये तो हमने दो तलों में लिया है, यक्स और वाई में, जहाँ पर यक्स के अनुदिश यक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश आई कैप और वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश जे कैप है। मान लो हम तीसरी एक दिशा के कैप भी, तीसरी दिशा भी ले लेते जेड अक्ष की, तो उसकी दिशा में घटक के कैप होता, तो ठीक है, वो भी उसका हिस्सा भी जुड़ जाता। तो पहली ये जो घटकों के योग के रूप में है, इसमें हमें केवल ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सदिश को घटकों के रूप में व्यक्त किया गया हो और आप एक से अधिक सदिशों को जोड़ रहे हो, तो उनको जोड़ते समय उनके संगत घटकों का योग कर लीजिए। अभी जैसे x अक्ष की दिशा के सभी सदिशों के घटकों का जो योग होगा वह आपके परिणामी के x अक्ष के दिशा में घटक होगा। तो ठीक है, एक ये विधि हुई हमारी। दूसरी विधि है, चलिए ठीक है, इसको एक बार हम लोग पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कोज्या नियम पर। अब हम लोग सदिशों के योग के जो विश्लेषणात्मक विधियां थीं
उनमें से पहली विधि यानी घटक विधि पर आते हैं। तो सदिशों के योग की घटक विधि, इस विधि में क्या है, इस विधि में जोड़े जाने वाले सदिशों के संगत घटकों को जोड़ते हैं। संगत घटकों का मतलब, जैसे एक सदिश का अगर आप x अक्ष की दिशा में घटक ले रहे हो तो उसके साथ आपको दूसरे सदिश के भी x अक्ष के दिशा के ही घटक को जोड़ना है। तो ये ध्यान रखना है कि एक सदिश का जिस दिशा वाले घटक की आप बात कर रहे हो, अन्य सदिशों के भी उन्हीं घटकों को जोड़ते जाना है। ठीक, तो संगत का मतलब ये है कि वही घटक सभी सदिशों के रहेंगे। अगर वेक्टर ए का x अक्ष का घटक ले रहे हो तो वेक्टर बी का भी x अक्ष का घटक लो। तो इस विधि में जोड़े जाने वाले सदिशों के संगत घटकों को जोड़ते हैं और इस प्रकार प्राप्त परिणाम सदिशों के योग का जो परिणामी होगा उसका वह घटक होता है। जैसे मान लो a और b को जोड़ने पर परिणामी आपको r मिल रहा है। ठीक, अब a का भी अगर आपने x अक्ष का दिशा का घटक जोड़ा है, y का भी वेक्टर b का भी x अक्ष की दिशा का घटक जोड़ा है, तो इन दोनों घटकों का जो योग आएगा वह दोनों सदिशों का योग का जो परिणामी मान लो r वेक्टर है उसका वो x अक्ष की दिशा वाला घटक होगा, यानी वही घटक होगा। तो वही हम लोगों ने लिखा है कि इस प्रकार प्राप्त परिणाम जो संगत घटकों को जोड़ने से मिला है वो सदिशों के योग का वह घटक होता है। कौन सा? जो हम संगत घटक जोड़ रहे थे। अब उदाहरण एक देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक सदिश a है, उसको हमने ax i कैप प्लस ay j कैप के रूप में लिखा है घटकों के रूप में। यहाँ पर क्या है, ax और ay वेक्टर a के क्रमशः x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश घटक हैं। यानी ax क्या है, इस वेक्टर a का x अक्ष की दिशा में घटक है, ay क्या है, इसी वेक्टर a का y अक्ष की दिशा में घटक है, और ये जो i कैप और j कैप हैं, i कैप और j कैप क्रमशः x अक्ष और y अक्ष की दिशा में लंब कोणिक एकांक सदिश हैं। यानी i कैप हमारा x अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है और j कैप y अक्ष की दिशा में एकांक सदिश है। क्योंकि ax और bx जब हम केवल लिख रहे हैं तो ये घटकों का परिमाण है, और उस परिमाण के साथ जब हमने i कैप एकांक सदिश भी लगा दिया तो ये हमारा हो गया सदिश। तो यहाँ पर ये ax ay i कैप और j कैप के बारे में हो गया। ठीक, और इसी प्रकार से मान लो हमारे पास एक दूसरा वेक्टर b है। ये वेक्टर b क्या है, bx i कैप प्लस by j कैप के रूप में है। तो अब हम उसके बाद फिर अगर वेक्टर a और वेक्टर b को जोड़ रहे हैं तो हम फिर कह रहे हैं कि a और b वेक्टर के योग का जो परिणामी है वो r वेक्टर इस प्रकार होगा कि इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि r वेक्टर बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b। फिर हम लोगों ने क्या कहा था कि संगत घटकों को जोड़ेंगे। तो वेक्टर ई में अब ठीक है x का घटक और वेक्टर b का x का घटक एक साथ कर लिए, ax प्लस bx, साथ में वेक्टर के रूप में i कैप, क्योंकि ये तो परिमाण है केवल। उसी तरह y घटक ay प्लस by और j कैप। ठीक, और यहाँ पर ये क्या होगा, अगर हम परिणामी को व्यक्त कर रहे होते ना कि ये हमारा क्या है, ये rx है, ये हमारा क्या है, ry है, यानी उसी परिणामी का x अक्ष की दिशा का घटक y की दिशा का घटक। यानी हम इसको अगर इस रूप में लिखते हैं ना कि वेक्टर r बराबर rx i कैप प्लस ry j कैप, तो rx हमारा इतना होता, ry हमारा इतना होता। इसी प्रकार अगर दो से अधिक सदिश होते हैं हमारे पास तो ठीक है, मान लो तीसरा एक सदिश c होता तो उसका भी x घटक को cx जोड़ लेते, ax प्लस bx प्लस cx, y के साथ ay प्लस by प्लस cy। या तीसरी दिशा में अगर z अक्ष की दिशा में भी घटक होता तो ठीक है, उसको भी ले लेते। तो ठीक है, दूसरी विधि भी लिख लेते हैं, तब फिर इस पर हम लोग एक आधा प्रश्न लगाते हैं। और कभी अगर परिमाण निकालना हो, मान लो सदिश दिया हो, परिमाण निकालना हो, तो आपको ध्यान रहे परिमाण क्या होता है, उनके घटकों के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर। यानी अभी इस सदिश का आप परिमाण कहो तो घटक क्या है, ax और ay, तो इनके घटकों का वर्ग यानी ax स्क्वायर, फिर उनका योग ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर और उसका वर्गमूल ले लेना। ठीक, तो चलिए तो दूसरी विधि भी देख लेते हैं, कोज्या नियम, तब फिर सवालों पर आते हैं इनके। अब हम लोग देखते हैं सदिशों के योग का कोज्या नियम, विश्लेषणात्मक विधि का दूसरा भाग है। ये भी गणितीय विधि का ही एक हिस्सा है। कोज्या अंग्रेजी में कोसाइन, संक्षेप में कॉस, त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसलिए कहते हैं कि इसमें बाद में परिणामी के लिए हम लोग जो सूत्र लिखते हैं उसमें बीच में एक जगह कास आता है। ठीक, हम लोग अभी इसमें एक बार पहले चित्र देख लेते हैं। मान लो हमारे पास दो सदिश हैं, एक वेक्टर a है इस दिशा में और दूसरा वेक्टर b इस दिशा में है। a और b के बीच का कोण थीटा है। ठीक, इन दोनों सदिशों का परिणामी r वेक्टर है। तो वही हम लोगों ने लिखा है कि यदि हमारे पास दो सदिश हों, a वेक्टर और b वेक्टर, वो परस्पर एक थीटा कोण पर स्थित हो, यानी उनके बीच थीटा कोण बन रहा हो,
तो उनके योग का परिणामी, किनके, वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग, यानी वेक्टर यहाँ पर क्या है, हम ये कह रहे हैं कि वेक्टर आर हमारा क्या है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग है। तो इनके योग का परिणामी और उसका जो परिमाण है कैपिटल आर, अगर हम ऊपर तीर नहीं लगा रहे हैं तो समझो हम केवल सदिश के परिमाण की बात कर रहे हैं। तो कैपिटल आर इस प्रकार होगा कि कैपिटल आर बराबर मॉड ऑफ वेक्टर आर, यानी सदिश जो आर वेक्टर है, परिणामी है जो ए और बी के योग का, उसके हम परिमाण की केवल बात कर रहे हैं, दिशा की अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो परिमाण कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर ए और बी क्या हैं, वो भी परिमाण ही हैं। ए है वेक्टर ए का परिमाण और बी के ऊपर अगर तीर नहीं लगाए हैं तो वो सदिश बी का परिमाण है। ठीक तो यहाँ से तो हम परिणामी का मान निकाल लेंगे। और रही बात परिणामी के दिशा की, तो अगर ए वेक्टर से परिणामी जो हमारा आर वेक्टर है वो अल्फा कोण बना रहा है, इनके बीच का कोण अल्फा है, तो tan अल्फा हमारा हो जाएगा b sin थीटा बटे a प्लस बी कास थीटा। देखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। अब इन दो घटकों में अगर आप देखो तो इसके लंबवत दिशा में घटक, इसका कुछ होगा नहीं क्योंकि ये पूरी तरह से क्षैतिज अगर हम मान लें। और b वेक्टर का क्या है, आगे वियोजन पढ़ेंगे, इस दिशा में b sin थीटा होगा और इधर b कास थीटा होगा। तो कुल मिला के लंब वाले में हमारा बचेगा b sin थीटा, इसलिए वो लंब के रूप में है। और नीचे क्या बचेगा, एक तो वेक्टर ए बचेगा और दूसरा वेक्टर बी का इस दिशा में घटक यानी बी कास थीटा, तो इसलिए बटा में ए प्लस बी कास थीटा। तो यहाँ पर परिणामी जो हमारा आर वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो परिणामी है वह वेक्टर ए से अल्फा कोण इस प्रकार से बनाएगा कि tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा बी और थीटा ये वाला बटे ए प्लस बी कास थीटा। अच्छा, एक दो चीज़ें हम लोग ध्यान रख सकते हैं, खासतौर पे 3 विशेष स्थितियां हैं, इसमें सुन लेते हैं। आप लोग आराम से इसको वीडियो रोक करके लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। देखिए, अगर थीटा का मान शून्य अंश हो, थीटा का मान शून्य अंश होने का मतलब ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही दिशा में हैं। ठीक, तब क्या होगा, कास थीटा यानी कास शून्य अंश, और कास शून्य अंश का मान होता है 1, तो यानी ये पद हमारा कास थीटा 1 हो जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ध्यान दीजिए यह ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बाद में उसका वर्गमूल आप कर लोगे तो हो जाएगा केवल ए प्लस बी, यानी अगर एक ही दिशा में दो सदिश हैं तो उनका जो परिणामी है वह सीधे सीधे उनके परिमाणों के योग के बराबर होगा। ठीक, यानी अगर एक ही दिशा में है तो वेक्टरों को जैसे हम अदिश राशियां जोड़ते हैं सीधे से उस प्रकार से जोड़ देना है। दूसरा, अगर मान लो थीटा बराबर 90 अंश है, यानी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत हैं, तो थीटा यहाँ 90 अंश रखेंगे, कास थीटा यानी कास 90, कास 90 का मान शून्य होता है। तो हमारा ये जो प्लस 2ab कास थीटा है ना, ये पूरा पद हो जाएगा 0। तो अब दो वेक्टर हमारे पास हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और वो एक दूसरे के लंबवत हैं, तो उनका जो परिणामी होगा वो आर बराबर वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, हम लोग जैसे बात कर रहे थे इसके पहले कि अगर घटक के रूप में कोई दिया हुआ हो, मान लो अलग इसी का उपयोग, मान लो हमारा कोई वेक्टर ए दिया है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप के रूप में। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए एक्स अक्ष के घटक और वाई अक्ष के घटक एक दूसरे के लंबवत हैं। अब यहाँ से अगर हम इसके परिमाण की बात करें कि अच्छा इस वेक्टर का परिमाण कितना होगा, तो चूंकि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो सीधे इतना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, मतलब घटकों के वर्ग कर लो फिर उनको जोड़ लो फिर उसका वर्गमूल ले लो। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर ए और बी एक दूसरे के लंबवत रहे होते तो थीटा बराबर 90 अंश होने पर कास थीटा कास 90 0, ये पद 0, बचेगा केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसका भी हम लोग आगे सवाल में उपयोग देख लेंगे, कब, जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं। तीसरा, इसी में एक विशेष स्थिति जब थीटा बराबर 180 अंश हो, यानी वेक्टर ए अगर इस दिशा में है तो वेक्टर बी हमारा इस दिशा में है, थीटा बराबर 180 अंश, कास थीटा कास 180 अंश माइनस 1, ये पद क्या हो जाएगा माइनस 2ab गुणा माइनस 1 यानी माइनस 2ab। तो कुल क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर उसका वर्गमूल करोगे तो ए माइनस बी। यानी दो सदिश अगर विपरीत दिशाओं में हो तो उनका जो परिणामी होगा वह बड़े वाले सदिश से छोटे वाले सदिश को आप घटा दो उसके बराबर होगा,
और दिशा क्या होगी, बड़े वाले सदिश की दिशा में होगी। तो कोज्या नियम से हम लोग कम से कम ये 3 विशेष स्थितियां ध्यान रख सकते हैं कि जब दो सदिश एक ही दिशा में हों तो उनको जब जोड़ेंगे तो सीधे वो अदिश राशि की भांति जुड़ेंगे, यानी सीधे सीधे उनका परिमाण जुड़ जाएगा, और जो परिणामी होगा वह उसी दिशा में आएगा जिस दिशा में वो दोनों सदिश थे। इसका विपरीत, अगर एक सदिश हमारा एक दिशा में है, दूसरा उसकी उल्टी दिशा में है, विपरीत दिशा में है, तो परिणामी उन दोनों सदिशों के अंतर के बराबर होगा। और कितना, बड़े वाले सदिश से छोटे वाले सदिश को आप घटा लो और दिशा हमारी होगी बड़े वाले सदिश की ओर। तीसरा, अगर दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत हैं, थीटा 90 अंश है, तो कोज्या नियम में कास थीटा कास 90 जीरो, तो ये पद आपका हो जाएगा 0, ये वाला, तो बचेगा केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये 3 विशेष स्थितियां ध्यान रखनी है। अभी थ्योरी वाले भाग में आज के लिए सदिशों के योग की विश्लेषणात्मक विधि में केवल ये 2 भाग, कि एक घटकों के रूप में उनका योग और दूसरा वेक्टरों के योग का कोज्या नियम, सदिशों के योग का कोज्या नियम। बाकी इन पर हम लोग कुछ 1-2 प्रश्न हल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न हम लोग देखते हैं, किसी वस्तु पर 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप न्यूटन व 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन के 2 बल लगाए गए हैं। इन बलों के परिणामी की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा। क्या क्या करना है, 2 बल दिए हुए हैं, यानी 2 सदिशों के मान दिए हैं। एक बल का मान कितना है वो बताया गया है, घटकों के रूप में लिखा है। दूसरे बल का मान कितना है वो बताया गया है। मात्रक चूंकि दोनों का समान है, न्यूटन और न्यूटन है, तो हम सीधे उनके घटकों को जोड़ सकते हैं इस प्रश्न में। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखना कि अगर दी गए सदिशों के मात्रक भिन्न हैं, जैसे मान लो कुछ दूरी या विस्थापन कहा गया, 1 मीटर में है, दूसरा सेंटीमीटर में है, तो अगर भिन्न मात्रकों में है तो आप समान मात्रकों में बदल लेना, तब जोड़ना। तो इस एक चीज़ का भी ध्यान रखना है घटकों के योग विधि में। यहाँ संयोग से दोनों समान मात्रक न्यूटन में है, एक बल इतना है, दूसरा बल इतना है। हमें निकालना क्या है, इन बलों का जो परिणामी होगा उस परिणामी की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा। तो हमको यहाँ पर 2-3 सूत्र लगाने रहेंगे। तो जानबूझ के हम लोगों ने ऐसा प्रश्न चुना है कि आप इस पाठ के पिछले जो कई सूत्र हम लोग पढ़े हैं उनके बारे में हम लोग बात कर सकें। तो इसके हल पर आते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि एक बल जो है वो F1 सदिश है, तो उसको हमने कहा कि ये 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप न्यूटन, ये जो पहला वाला बल दिया था मान लो हमने मान लिया उसको F1 है, और दूसरे वाले को हमने मान लो कहा कि F2 है। F2 कितना है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये भी न्यूटन में है। ठीक है, अब इनका हम पहले तो परिणामी निकालेंगे, तब फिर परिणामी की दिशा में एकांक सदिश देखेंगे। तो मान लो इनका परिणामी अगर उसको हम कहें कैपिटल F वेक्टर है, तो वो क्या होगा, यानी इन दोनों सदिशों के हम सदिश योग की बात कर रहे हैं कि F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का योग कितना होगा। ठीक, अब हम घटक विधि का प्रयोग करेंगे। तो i के साथ i का घटक, j वाले के साथ j और k के साथ k वाले के घटक को जोड़ेंगे। ये x अक्ष की दिशा में है, ये y में है, ये z अक्ष की दिशा में है। तो परिणामी हमारा f कितना हो जाएगा, अभी यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो ये सीधे हो जाएगा 5 प्लस 3i कैप, यहाँ 4 और 2 प्लस 4 प्लस 2j कैप, और यहाँ ये है माइनस 6 और ये है प्लस 4। ठीक है, ठीक, या जो आपका परिणामी है F वेक्टर कितना हो जाएगा, 8i कैप। अच्छा हाँ, और इसमें मात्रक वही रहेगा ना, न्यूटन, तो 8i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, ये इतने न्यूटन आपका परिणामी बल हुआ। अभी तो एक चीज़ मिली, फिर हमको क्या चाहिए, इस परिणामी की दिशा में एकांक सदिश चाहिए। ठीक, एकांक सदिश क्या होता है, तो उसके लिए हमको वेक्टर का परिमाण भी निकालना होगा, तो एक और सूत्र का उपयोग रहेगा ना। यदि जो हमारा परिणामी बल है F वेक्टर ना, इसकी दिशा में अगर एकांक सदिश की दिशा में एकांक सदिश, मान लो उसको आप कह रहे हो ये F कैप हो, तो सूत्र क्या है,
इस दिशा में एकांक सदिश बराबर वेक्टर एफ बटे मॉड ऑफ वेक्टर एफ, वह सदिश और उसका परिमाण। ठीक, और मॉड कैसे हम निकाल सकते हैं? मान लो ये समीकरण 1 हुआ, ठीक है, बाकी यहाँ से परिणामी मिला ही है। हम लोगों ने कहा था कि घटकों के वर्गों का योग का वर्गमूल कर लो, हमने 2 के लिए कहा था, यहाँ पर 3 है, 1 2 3, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। ठीक है, तो परिणामी हमारा क्या हो जाएगा? इनके घटकों का वर्ग यानी 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस, और ये है -2 का वर्ग, ये तो होगा इसका परिमाण, है ना। और ठीक है, देख लेते हैं। 8 का हो जाएगा 64, 6 का हो जाएगा 36 और 2 का हो जाएगा 4, तीनों को जोड़ लेंगे। बाकी ठीक है, इकाई हमारी, अगर हम बल्कि परिमाण की बात कह रहे हैं तो केवल दिशा नहीं कह रहे हैं ना, बाकी मात्रक तो न्यूटन रहेगा ही। तो ये कितना हो जाएगा? 4 6 10 4 14 और 4 6 10 वर्गमूल 104, ये हमारा हो गया मॉड ऑफ वेक्टर एफ, इतने न्यूटन। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हम ये मान रख सकते हैं ना, और बाकी एफ का वेक्टर हमको पता ही है। तो हमारा ये एफ की दिशा में एकांक सदिश एफ कैप, ये कितना हो जाएगा? जो हमारा ये परिणामी एफ था ना, 8i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। अच्छा, ये भी न्यूटन में है, ये भी न्यूटन में है, तो लंबकोणिक एकांक सदिश रहेगा तो फिर ठीक है, उसमें कोई मात्रक नहीं उसका, बटे वर्गमूल 104। ठीक, बाकी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ये हम लोग कर सकते थे कि 4 को वर्गमूल से बाहर लेते तो बाहर आता तो 2 हो जाता, अंदर 26 बचता, तो ठीक है कर सकते हैं, बाकी इतने पर भी छोड़ सकते हैं। या इसको आप कह सकते हो, मतलब इसी को लिख सकते थे ऐसे ना, तो अगर इस रूप में लिख लेते, क्योंकि आप देखिए अंदर जाएंगे गुणा करेंगे तो 2 गुणा 4 होगा, 4 6 24, 4 दूनी 8 2 10। ठीक, तो अब जब इसको ये करते तो 8/2 यानी आपका हो जाता 4/, चाहे तो आप उस रूप में लिखते √26 i कैप प्लस 3/√26 j कैप, और यहाँ क्या बचता? -1/√26 k कैप। ये हमारा होता उस परिणामी की दिशा में एकांक सदिश। तो इस वाले प्रश्न में हम लोगों ने 2-3 सूत्रों को इकट्ठा कर लिया है। एक तो ये कि जब हम किसी 2 सदिशों को जोड़ रहे हैं तो उनके योग की घटक विधि, सीधे सीधे उनके घटकों को हम जोड़ लेंगे, एक सदिश दूसरा सदिश, जब दोनों का परिणामी हम निकाल रहे तो x के साथ x का घटक, y के साथ y का घटक और z के साथ z का घटक जोड़ करके परिणामी निकाल लेंगे। फिर एक सूत्र की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी कि कोई सदिश दिया हो घटक के रूप में तो उसका परिमाण कितना होगा, वो हम लोग उसके घटकों के वर्गों के योग के वर्गमूल से निकाल लेंगे। तो ठीक है, ये हुआ। और तीसरा एक सूत्र हुआ कि कोई सदिश दिया हुआ हो, उसकी दिशा में एकांक सदिश निकालना हो, तो एकांक सदिश किसी सदिश की दिशा में वह सदिश बटे उस सदिश का परिमाण, तो एफ कैप बराबर वेक्टर एफ बटे मॉड ऑफ वेक्टर एफ, यानी इस चीज़ को हम कहेंगे कि ये एफ का परिमाण है ना, चाहे हम ये कहें चाहे ये कहें। तो ठीक है, ये एक प्रश्न हुआ। एक प्रश्न और हम लोग लगाते हैं, कोज्या नियम पर एक देख लेते हैं। एक प्रश्न हम लोग और देख लेते हैं, क्या यह संभव है कि समान परिमाण के 2 सदिशों का परिणामी योग भी उनके समान हो, और अगर ऐसा संभव है तो इस स्थिति में उन सदिशों के मध्य कोण क्या रहा होगा? 2 चीज़ें बतानी है। पहली बात तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम 2 सदिशों को जोड़ें और परिणामी भी हमारा उतना ही है जितना वो दोनों सदिश थे? दूसरा, अगर ऐसा है तो फिर उनके मान क्या रहे होंगे? देखिए, कोज्या नियम में हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक सदिश ए वेक्टर है, दूसरा सदिश ए बी वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इनका जो परिणामी होता था आर वेक्टर, उसके लिए हमें सूत्र पता है कि आर बराबर वर्गमूल के अंदर a² + b² + 2ab cos थीटा होता है ना। तो यानी ये हमको पता था कि जो वेक्टर आर का परिणामी है ये हमारा इसके बराबर होता है, ये कोज्या नियम में हम लोगों ने पढ़ा है। अभी हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 सदिश हैं और वो थीटा कोण बना रहे हैं, तो मान लेते हैं, माना 2 सदिश
वेक्टर ए व वेक्टर बी इस प्रकार हैं कि पहली बात तो ये कि जो वेक्टर ए का परिमाण है, ठीक है, जो वही वेक्टर बी का परिमाण है, और मान लेते हैं किसी के भी बराबर, मान लेते हैं ए के ही बराबर है, ठीक, क्योंकि वेक्टर ए बराबर, ठीक है, जो भी है, या एक नई राशि मानना चाहें, कुछ भी एक्स मान लेते हैं, मान लो ये नहीं मानते हैं, मान लिए कि एक्स है, ठीक, एक्स उसका परिमाण मान लिए। दूसरा हमें कह रहे हैं कि जो हमारा परिणामी आएगा आर वेक्टर, उसका भी परिमाण एक्स ही हो, तो कैसे हो सकता है? अब हम देखते हैं सूत्र, आर बराबर इतना था ना, तो यहाँ से हम कह सकते हैं आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिख सकते हैं। इस वाले में वर्ग कर दो तो इधर से वर्गमूल हट गया, यहाँ वर्ग आ गया, ठीक। ये हमारा कहाँ से है? कोज्या नियम से है। और हमको ये पता है प्रश्न में कि ए और बी का भी परिमाणीय अक्ष है, और जो उनका परिणामी आ रहा है उसका भी परिमाणीय अक्ष है। इस समीकरण में एक बार मान रख के देखते हैं। अगर हम रखें तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा को आप एक तरफ रहने दीजिए इस पद को, और इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस एक्स स्क्वायर, या आप कह सकते हो कॉस थीटा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2x स्क्वायर बराबर माइनस 1/2। और कॉस थीटा का, थीटा के किस मान के लिए कॉस थीटा माइनस 1/2 होगा? 120 अंश के लिए। क्यों? cos 120 अंश का मतलब आप cos 90 प्लस 30 लिख सकते हो। cos 90 प्लस 30 का मतलब माइनस साइन 30 अंश, और साइन 30 अंश का मान 1/2, तो माइनस साइन 30, यानी इसका मतलब आप कह सकते हो कि फिलहाल और भी मान होंगे, लेकिन cos थीटा यहाँ माइनस 1/2 का मतलब है cos 120 अंश, तो यहाँ से आप कह सकते हो थीटा बराबर 120 अंश। तो क्या थीटा बराबर 120 अंश पर अगर है तो दो समान सदिशों का जो योग है वो उनके परिणामी का योग भी उतना ही आएगा जितना उन दोनों समान सदिशों का मान था। तो अतः पहली बात तो यह कि संभव है, जो प्रश्न में स्थिति पूछी गई थी कि क्या ऐसा हो सकता है, तो पहली बात तो कि हाँ यह स्थिति संभव है, और थीटा बराबर 120 अंश होने पर ऐसा होगा। थीटा बराबर 120 का मतलब दोनों सदिशों के बीच का कोण जब 120 अंश होगा, समान परिमाण के दो सदिशों का, तो उनका जो परिणामी होगा वह भी उतना ही आएगा जितना उन दोनों सदिशों का परिमाण था। तो ये कोज्या नियम के उपयोग पर एक सवाल। चलिए आज के लिए फिलहाल अभी इतना ही, शेष इसके बाद हम लोग अगले भाग में देखेंगे।